शांत गांव की सुबह है, जहां सूरज की सुनहरी किरणें रामू के कच्चे घर की दीवार पर पड़ रही हैं। रामू एक सीधा साधा धोबी है, लेकिन उसका गधा भोंदू पूरे इलाके में अपनी सुस्ती और कामचोरी के लिए मशहूर है। आज फिर दिन की शुरुआत एक पुरानी तकरार के साथ हो रही है। भोंदू, ओ भोंदू, अरे उठ भी जा मेरे भाई। सूरज सर पर चढ़ आया है और तू अब तक खर्राटे भर रहा है। मालिक, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो ठंडी हवा चल रही है, जरा एक और झपकी लेने दो ना। झपकी? पूरा गांव काम पर निकल गया है। देख, आज शहर से नमक की बोरियां भी लानी है। अगर आज देर हुई तो सेठ पैसे काट लेगा। मालिक, असल में बात यह है कि आज मेरे बाएं पैर में जरा मोच जैसी लग रही है। शायद कल रात सोते वक्त कोई चींटी चढ़ गई होगी। चींटी? तू बहाने बनाने में उस्ताद हो गया है भोंदू। उठ, वरना आज तुझे घास की जगह सूखी लकड़ियां चबानी पड़ेंगी। आप हमेशा मुझ पर शक करते हैं। एक मासूम गधे की सेहत की आपको जरा भी चिंता नहीं है। खैर, उठता हूं, पर धीरे धीरे ही चल पाऊंगा। मालिक, मैं कह रहा था कि ये बोझ ढोने का काम भी भला कोई काम है? सारा दिन धूप में कमर तोड़नी पड़ती है। क्यों ना आप ये धंधा छोड़कर कोई दूसरा काम पकड़ लें? दूसरा काम? और मैं क्या करूंगा भला? क्या मुझे कोई महल का राजा बना देगा? राजा नहीं तो कम से कम किसी बड़ी दुकान पर गद्दी लगाकर बैठ जाइए। वहां तो बस बैठना होगा और पंखा झलना होगा। ये बोझ ढोना तो बंद होगा। रामू ने एक लंबी ठंडी सांस भरी और भोंदू की गर्दन पर हाथ फेरा। भोंदू की मासूमियत पर उसे हंसी तो आ रही थी, पर हकीकत कुछ और ही थी। धूल भरी सड़क पर चलते हुए रामू के चेहरे पर उसकी मजबूरी साफ झलक रही थी। भोंदू मेरे भाई, दुकान पर बैठने के लिए हिसाब किताब आना जरूरी है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, स्कूल का मुंह तक नहीं देखा मैंने। तो क्या हुआ मालिक? पढ़ना लिखना तो आ ही जाएगा, पर ये नमक की भारी बोरियां मेरी पीठ को दुखा देती हैं। इतना आसान नहीं होता भोंदू। बिना पढ़ाई के दुनिया बड़ी बेरहम है। मेरे लिए बस यही मजदूरी लिखी है, और तेरे लिए ये बोझ। अब चुपचाप चल, शहर आने वाला है। भोंदू ने एक और बहाना ढूंढने की कोशिश की, पर रामू की बातों में छिपे दुख ने उसे पल भर के लिए चुप कर दिया। सूरज की तपिश अब बढ़ने लगी थी और सामने शहर का मुख्य द्वार दिखने लगा था, जहां भारी बोरियां उनका इंतजार कर रही थीं। शहर की हलचल और तपती दोपहर के बीच वे नमक के गोदाम पर पहुंचते हैं। भोंदू की नज़र उस मोटे सेठ पर पड़ती है, जो आराम से एक बड़े हाथ के पंखे के नीचे मसनद लगाए बैठा है। उसके पास हिसाब की बड़ी बड़ी बहियां रखी हैं और वो बस बैठे बैठे सबको निर्देश दे रहा है। मालिक, वो देखो, वो आदमी तो अपनी जगह से हिला भी नहीं और सब उसे पैसे दे रहे हैं। वो देखो, नौकर कैसे उसे पंखा झल रहा है। चुप कर भोंदू, वो सेठ जी हैं। वो पढ़ना लिखना जानते हैं, इसीलिए तो सबका हिसाब रखते हैं और आराम से बैठते हैं। उनकी किस्मत में ये सुख लिखा है। तो क्या सिर्फ पढ़ाई करने से ऐसी ठंडी हवा और मखमली गद्दी मिलती है? मेरी पीठ तो इन नमक की बोरियों के बोझ से टेढ़ी हो गई है मालिक। भोंदू के मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसकी सुस्त आंखों में एक नई चमक और चेहरे पर एक अटपटा सा संकल्प था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी कलम भारी बोरियों से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। वो देर तक उस सेठ को निहारता रहा। मालिक, मैंने फैसला कर लिया है। मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी अक्षर सीखूंगा और इसी सेठ की तरह पंखे के नीचे बैठूंगा। मुझे अब बोझ नहीं ढोना। तू एक गधा और पढ़ाई? भोंदू, धूप ज्यादा चढ़ गई है क्या तेरे सर पर? गधे कहीं पढ़ते हैं? लोग हंसेंगे हम पर। क्यों नहीं मालिक, अगर ये सेठ पढ़कर पैसे कमा सकता है तो मैं भी मेहनत करूंगा।
मुझे बस एक काका कापी और एक कलम दिला दो। मैं कल से ही स्कूल जाऊंगा। रामू ने एक बार भोंदू की तरफ देखा और फिर उन भारी बोरियों की तरफ जिन्हें आज शाम तक गांव पहुंचाना था। वो जानता था कि अगर भोंदू अपनी जिद पर अड़ गया तो आज की मजदूरी हाथ से निकल जाएगी। दोपहर की तपेश और काम के दबाव ने रामू को एक तरकीब सुझाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है भोंदू, ठीक है। अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं तुझे स्कूल जरूर भेजूंगा। तुझे बड़ा अफसर बनाऊंगा। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त मालिक? क्या मुझे अभी पढ़ना शुरू करना होगा? नहीं, पहले ये नमक की बोरियां अपनी पीठ पर लाद और गांव ले चल। अगर तूने आज बिना नखरे किए सारा काम खत्म किया तो कल सुबह पक्का तुझे स्कूल के मास्टर जी के पास ले जाऊंगा। भोंदू को आंखों में स्कूल जाने और पंखे के नीचे बैठने के सपने तैरने लगे। उसने खुशी खुशी अपनी पीठ झुका दी और रामू ने एक एक कर नमक की 3 भारी बोरियां उसकी कमर पर कस दी। भोंदू का शरीर बोझ से कांप रहा था, लेकिन मन में साहब बनने का। उफ, ये तो बहुत भारी है मालिक। पर कोई बात नहीं, कल से तो मुझे बस कलम उठानी है, ये बोरियां नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। अब जरा तेज कदम उठा। सूरज ढलने से पहले हमें जंगल का रास्ता पार करना है। मालिक, क्या स्कूल में मुझे भी वो नीली वर्दी मिलेगी? और क्या मुझे वहां घास चबाने की इजाजत होगी? रामू ने भोंदू की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस उसे आगे धकेलता रहा। शहर की भीड़ पीछे छूट रही थी और वे धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। भोंदू हर कदम पर अपने स्कूली जीवन के सपने बुन रहा था, ये जानते हुए भी नहीं कि रामू ने उसे कितनी चतुराई से काम पर लगा दिया है। सूरज अब आसमान के बीचों बीच आ गया था और उसकी आग सीधे रामू और भोंदू पर बरस रही थी। नमक की बोरियां अब भोंदू के लिए पहाड़ जैसी भारी हो गई थीं। तभी रास्ते के किनारे एक घना बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिसकी ठंडी छांव दूर से ही सुकून का एहसास दे रही थी। मालिक, अब बस मेरी टांगे डगमगा रही हैं। वो देखो सामने कितना सुंदर पेड़ है, जरा देर वहां रुक नहीं सकते? सच कह रहा है भोंदू, मेरी भी कमर अकड़ गई है और गला भी सूख रहा है। चल उस छांव में जरा सुस्ता लेते हैं। शुक्र है, वरना तो आज मैं यहीं ढेर हो जाता। ये नमक तो पसीने से गीला होकर और भी भारी लग रहा है। पेड़ के पास ही एक छोटा सा तालाब था। भोंदू ने पेट भरकर पानी पिया और फिर ठंडी जमीन पर अपनी थकान उतारने लगा। रामू ने भी अपना गमछा बिछाया और एक लंबी सांस ली। छांव की ठंडक ने उनकी सारी थकान को मानो सोख लिया। भोंदू, बोरियां मत उतारना, बस थोड़ी देर आंखें मूंद ले। अगर हमने बोरियां उतारी तो फिर से लादना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है मालिक, मैं तो बस कल के बारे में सोच रहा हूं। स्कूल की वो ठंडी हवा और मास्टर जी की डांट। उफ, कितना मजा आएगा। हाँ, सब होगा। अभी बस सो जा, जरा देर के लिए। बरगद की ठंडी छांव में भोंदू की नींद अब गहरी हो चली है। उसकी बंद आंखों के पीछे एक नई दुनिया आकार ले रही है। जंगल का सन्नाटा अब एक शोर शराबे वाले स्कूल के कमरे में बदल गया है, जहां भोंदू बोरियां ढोने वाला गधा नहीं बल्कि एक होनहार छात्र बनकर बैठा है। भोंदू, ओ भोंदू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या तुम यहाँ घास चरने आए हो या पढ़ाई करने? बोर्ड की तरफ देखो। जी मास्टर जी, मैं तो बस ये देख रहा था कि ये अक्षर कितने गोल मटोल और स्वादिष्ट दिख रहे हैं। ये अक्षर खाने की चीज नहीं है। चलो मेरे पीछे बोलो। क से कलम, ख से खरगोश, और अब यहाँ आकर इसे बोर्ड पर लिख। भोंदू अपनी खुरों के बीच एक बड़ी सी चौक फंसाने की कोशिश कर रहा है, पर वो बार बार फिसल रही है। मास्टर जी, ये चौक बहुत छोटी है। मेरे खुरों में तो बस नमक की बोरियां ही फिट आती हैं। क्या मैं अपनी पूंछ से लिख सकता हूँ? भोंदू, पढ़ाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुमने आज क लिखना सीख लिया तो कल तुम्हें कोई गधा नहीं कहेगा, समझे? जी मास्टर जी, मैं खूब मेहनत करूंगा। फिर मैं भी उस मोटे से सेठ की तरह मखमली गद्दी पर बैठूंगा और पंखा झलवाऊंगा।
भोंदू सपने में ही अपनी टांगे हिलाने लगा, जैसे वो सच में बोर्ड पर कुछ लिख रहा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो केवल उन लोगों के पास होती है जो जागते हुए भी सुनहरे भविष्य की कल्पना कर लेते हैं। भोंदू, कहाँ खो गया? बता दो, और 2 कितने होते हैं? अरे मास्टर जी, मुझे तो 2 गाजर और 2 मूली मिल जाएं, बस मेरी तो दावत हो जाएगी। भोंदू, मैंने तुमसे पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, और तुम कह रहे हो कि 2 गाजर और 2 मूली मिलकर एक दावत होती है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं मास्टर जी, मेरा मतलब था कि पेट भरा हो तभी तो दिमाग काम करेगा। गधे की बुद्धि तो पेट में ही होती है ना। अच्छा, तो आज मैं तेरा पेट और पीठ दोनों ठीक कर देता हूं। बहुत शौक चढ़ा है तुझे साहब बनने का। ये पकड़। मास्टर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनके हाथ में जो चौक थी उसे फेंक कर उन्होंने कोने में रखा एक मोटा सा बेंत उठा लिया। भोंदू अपनी टोपी ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी एक गलती क्या मोड़ लेगी। मास्टर जी ने आव देखा न ताव और डंडा हवा में लहराकर भोंदू की पीठ पर दे मारा। भोंदू जो मखमली कुर्सी के सपने देख रहा था, उसे लगा जैसे उसकी कमर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। आह आह, मर गया। मास्टर जी छोड़ दीजिए, मेरी पीठ तो पहले ही नमक की बोरियों से सूजी हुई है। और पढ़ना है और पहननी है नीली वर्दी। ये ले और ये भी ले। तुझे तो बस डंडे की भाषा ही समझ आएगी। बस कीजिए, मुझे नहीं बनना अफसर। मुझे नहीं चाहिए ठंडी हवा, मैं तो बोझ ढोने में ही खुश हूं मालिक। ओ मास्टर जी बचाओ। भोंदू सपने में बुरी तरह छटपटा रहा था और उसकी टांगे हवा में चल रही थीं। रामू की नींद उसकी आवाजों से खुल गई। उसने देखा कि उसका गधा पसीने से तरबतर है और डर के मारे अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। रामू ने तुरंत उसे झकझोरकर जगाया। भोंदू, ओ भोंदू, अरे उठ जा मेरे भाई, क्या हो गया तुझे? तू ऐसे क्यों चीख रहा है जैसे किसी ने तुझे कसाई के हवाले कर दिया हो? बचाओ मास्टर जी, वो डंडा, मालिक वो मुझे मार डालेंगे। मेरी पीठ, उफ मेरी पीठ। अरे बावले, आंखें खोल। यहाँ कोई मास्टर जी नहीं है और ना ही कोई डंडा है। तू तो चैन की नींद सो रहा था, शायद कोई डरावना सपना देख लिया। भोंदू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा। सामने तालाब का शांत पानी था और ऊपर बरगद की वही घनी छांव। मास्टर जी का वो खौफनाक चेहरा और डंडा कहीं नहीं था। भोंदू ने एक लंबी और राहत भरी सांस ली। ओ मालिक, आपने आज मेरी जान बचा ली। अगर आप मुझे नहीं जगाते तो वो मास्टर जी आज मेरा कचूमर ही निकाल देते। तो अब क्या इरादा है? कल सुबह स्कूल की तैयारी करें ना? नीली वर्दी और कापी ले आऊं तेरे लिए? नहीं मालिक, मुझे नहीं जाना स्कूल। मुझे नहीं बनना अफसर। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मैं खुशी खुशी ये नमक की बोरियां ढो लूंगा, पर वो मास्टर जी का डंडा, तौबा तौबा। रामू के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट खिल गई। उसे खुशी थी कि बिना कुछ कहे ही भोंदू की सुस्ती का पक्का इलाज हो गया। चल फिर मेरे नन्हे अफसर, अब देर न कर। घर पहुंचकर तुझे ताजी हरी घास और थोड़ा गुड़ भी खिलाऊंगा। आज तूने बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। जी जी मालिक, अब आप देखेंगे कि भोंदू कितना तेज चलता है। मुझे अब ना तो गद्दी चाहिए और ना ही पंखा। बस आपकी ये प्यार भरी थपकी ही काफी है।